भी शामिल कर लेते हैं बातचीत में। सुशील, गुड आफ्टरनून। सुशील, 17,500 तो एक बार ये लेवल तो आ गया, इसके ऊपर की क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट लगती है? जो आपका हाइपोथेसिस था कि बाजार कमज़ोर है, एक बार तो वो रीच हो गया, अभी आपको क्या तस्वीर बन के आ रही है चार्ट्स पे? पिछली बार अपनी बात हुई थी कि कबीरदास जी ने कहा है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोती आए, बिना जीव के श्वास ले लौ भस्म हुई जाए। और मार्केट में अंदर की जड़ में कमजोरी है, पर ओवरसोल्ड है, और ऊपर आने पर इसे वापस बेचना है। तो अब हम करीब करीब उस स्तर पर आ गए हैं। अगर आपको देखिए मेरे स्क्रीन पर ये निफ्टी फ्यूचर्स की डेली कैंडलस्टिक चार्ट अगर दिख रही है, तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो रैली यहाँ न्यूनतम स्तर से 16,767 से शुरू हुई, एसजीएक्स निफ्टी पे तो ये 16,650 तक भी चला गया था। तो इस रैली के तीन हिस्से, ये वेव ए, डब्ल्यू, एक्स और वाई। और आज की ये जो गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट फिर भी नीचा ही बंद हो रहा है। आप लगातार देखो बाजार को, गैप डाउन से खुलता, गैप अप खुलता है, और मार्केट फिर वापस नीचे बंद हो जाता है, फिर ये वापस नीचे खुलता है, ऊपर बंद हो जाता है। तो जो इनकोहेरेंस इन प्राइसेस, जो भावों के अंदर में जो एक लय ताल नहीं है, ये आने वाले समय के काफी भारी नेगेटिव रुझान की तरफ इशारा कर रहा है। और ऐसे परिवेश में जब अब दिवाली को 2 ही दिन बचे हैं, और देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी जो ब्रेकआउट दे चुकी हैं, बढ़ रही हैं, वो भी पूरी बात कैप्चर नहीं कर पाती, क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइसेस के स्टैंडर्ड डिविएशन पर आप 10 नंबर ऑफ डेज पे वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करते हो। इंट्राडे लेवल पर बहुत से स्टॉक्स में और वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम सभी इंडिसेस में मुझे वायलेंस नजर आता है। तो ऐसे परिवेश के अंदर जब ये त्योहार इतने समय के बाद सारे लोग उल्लास से मनाने में इच्छुक हैं, लालायित हैं, तो ऐसे समय में त्योहार के बीच आप कोई बड़े एक्सपोजर्स को लेके जाएं, मंदी का भी सौदा अगर कर रहे हैं, तब भी बहुत उचित नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा उछल कूद है भावों में। और ये उछल कूद लगता है, हो सकता है कल सवेरे से वापस नीचे का डाउन ट्रेंड आ जाए, वरना मुझे लगता है दिवाली की, अगर कल परसों भी बाजार इसी तरह ऑसिलेटिंग में रह गया, तो मुझे लगता है पोस्ट दिवाली एक करेक्शन ऐसा कि जो हमें 16,000 निफ्टी तक ले जाए टू बिगिन विद, और अगर वहां पे भी हम नहीं रुके तो 15,000 भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो दो बातें आपने कही, एक अंडरटोन अभी भी बेरिश है, एक ओवरसोल्ड सिचुएशन से शार्प रिबाउंड आपने खेल लिया, अब वो एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात कि माहौल थोड़ा फेस्टिव सा माहौल है, पोजीशन अपनी छोटी रखें, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी में कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। तो ये जो अप मूव एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें आपको कौन से एरियाज एकदम पके हुए नजर आ रहे हैं जो शॉर्टिंग कैंडिडेट्स बन सकते हैं? ये ढांचा बदला नहीं है बाजार का, ढांचा वही है। इसी ढांचे के कारण ही ये गैप डाउन खुल के बाजार जोर से ऊपर बंद हो जाता है, जोर से गैप अप खुल के बाजार नीचे बंद हो जाता है। तो ये ढांचा वही का वही है, और इस ढांचे में रिलेटिव रोटेशंस और अट्रैक्शंस ऑफ सेक्टर्स बिल्कुल वैसे के वैसे बने हुए हैं, जो हम लास्ट 3-4 सप्ताह से लगातार आपसे वही बात कर रहे हैं। तो मैं संक्षेप में उसे दोहराऊं कि आईटी और फार्मा, मुझे लगता है चाहे 16,000 की करेक्शन बने, 15,000 की, देखिए भविष्य को पूरी तरह से भविष्य को कोई नहीं जान सकता है पूरी तरह, सबका थोड़ा अलग अलग अनुमान है, कभी किसी का बेहतर हो जाता है, कभी किसी का बेहतर हो जाता है। पर उस लिमिटेशन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जहां तक भी ये करेक्शन अब जाए अगले महीने 2 महीने में, 2023 के अंदर जो सबसे बड़े सरप्राइजिंग पॉजिटिव सेक्टर्स बन सकते हैं वो आईटी फार्मा बन सकते हैं। जब बनेंगे तब उसके कंफर्मेशन पर हम तब लेने की बात तब करेंगे। तो उस संभावना को ध्यान में रखते हुए मुझे आईटी और फार्मा में कुछ शॉर्ट सेल करके लंबी चौड़ी कमाई करने के जैसी जगह नहीं दिखती है। सबके पास कैपिटल सीमित है, सब लोग सीमित ही मात्रा में सौदे कर सकते हैं। तो ज्यादा बड़ा डाउनसाइड जो मुझे बनता लग रहा है, जहां पे अविश्वसनीयता है कि रिसेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी निकट समय में हुआ है, उसको उसको इंसान का मन मान लेता है, बदलेगा ही। इनर्शिया ऑफ थॉट सबके अंदर होता है। तो जो भी सेक्टर आप देखोगे बहुत हॉट परफॉर्मिंग सेक्टर होता है, उसको बेचने में हेजिटेशन होती है, और जो बहुत डीपली अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर होता है उसको ज्यादातर लोग लेने के लिए हेजिटेंट होते हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि अगर मंदी आई और मंदी में किसी को मलाई खानी है, तो वो
बैंक्स में और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स में ही आएगी। कुछ भी बदला नहीं हमारे लिए, वही बैंक्स और ऑटोज को ही हम शॉर्ट्स करने का वापस से फिर से प्रयत्न करेंगे। मेटल्स दोनों तरफा कंफ्यूज्ड है, मतलब मीडियम टर्म में 3 महीने 6 महीने की अवधि में मेटल्स में कोई बहुत बड़ी चाल मिल जाए 15-20% से ज्यादा, ऐसा अभी नहीं नजर आ रहा है। तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आईटी और फार्मा को अगर शॉर्ट नहीं करेंगे, और मेटल्स भी बैफल्ड है दोनों साइड, तो घूम फिर के अपने लिए वही बैंक्स और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ऑटोज बचते हैं, तो उन्हीं में हम वापस से शॉर्ट बनाएंगे। और अगर किसी इंडेक्स की ट्रेडिंग करनी है तो मैं कहूंगा निफ्टी की बनिस्बत बैंक निफ्टी में डाउनसाइड ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बड़ी चाल मिलेगी। और सबसे बड़ा फैक्टर जो लगता है, देखिए सेम पैटर्न S&P पे नैस्डैक पे भी है, जो निफ्टी ने पिछले 3-4 दिनों में बनाया है। तो वर्ल्ड वाइड हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स आज रात को 112.31 के ऊपर चली जाए या कल चली जाए, तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स एक बहुत बड़ी चाल फटाफट दे सकता है। 3-4 हैंडल्स की, 300-400 बिप्स की 115-16 का भाव दिख जाए, और सारे इक्विटी इंडाइसेस न्यू लो फॉर 2022 आपको अक्टूबर के महीने में ही दिख जाए, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। गुड आफ्टरनून। अब एक अलग ही क्षेत्र की बात करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। डिफेंस सेक्टर पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। भारत की ताकत जो है अब सामने आई है, और डिफेंस एक्सपो इसका जीता जागता उदाहरण भी है। डिफेंस सेक्टर में 2047 तक के टारगेट्स अब बिल्ड किए जा रहे हैं। इस सेक्टर की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में तो ये बेतहाशा भाग चुके हैं, बेचने का सिग्नल नहीं है, पर अब जिसके पास जितना उतना ही संभालो, यही मैं सलाह दे सकता हूं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, सहनशीलता के अनुसार कितना कितना डाउनसाइड बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। और जिनको लग रहा है कि ये सेक्टर हमारे लिए छूट गया, तो अगर इतना बड़ा ब्रॉड मार्केट करेक्शन इतनी बड़ी मात्रा में इंडिसेस पे भी आएगा, तो ये शॉर्ट टर्म में जो डिफेंस के सारे ही स्टॉक्स बिल्कुल अपनी अपमूव को इन द शॉर्ट रन इस रैली को कंप्लीट करने के कगार पे हैं, तो इनमें भी अच्छा खासा आपको करेक्शन वापस एंट्री करने के लिए मिलेगा। और ये करेक्शन से अछूते नहीं बचेंगे शॉर्ट रन में, और जब वो आएगा और जब उनके पैटर्न आएंगे कि वापस लॉन्ग टर्म की बाइंग की जाए, तब हम आपको बाइंग का रिकमेंडेशन देंगे, तब देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा नजर आ रहा है चार्ट्स पे? 3 दिन से सपोर्ट कर रहा है बाजार को, बट लार्जली बाजार के साथ चला नहीं है। इनफैक्ट 2850 वाला ऑलमोस्ट 2330 हो गया था। कौन से स्टॉक की आप बात कर रिलायंस रहे हैं? इंडस्ट्रीज। हाँ, रिलायंस तो देखिए, वो रिलायंस की एक अपनी अलबेली चाल है। अपनी बात भी हुई थी पिछली बार कि रिलायंस देखिए ये अकेला चल पड़े ऐसा कि इसके ऊपर बढ़ने की आड़ में बहुत सारे बाकी के स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो 2350 टूटा नहीं और ये ऊपर 2650 के रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ लिया है। पर अभी भी इस तरह के पैटर्न में, अगर ये चार्ट में दिखा पा रहा हूं, अभी भी इस तरह के पैटर्न में किसी कॉन्फिडेंस के साथ कह पाना या उसके सौदा बना पाना कि ये 2650 तो जाएगा ही, गलत होगा। ये देखिए, अगला 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 जो सपोर्ट यहाँ पे बना था 2538 का, वो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल साबित हो रहा है। अगर वो क्रॉस हो जाएगा तो अगली चाल 2650 की खेली जाएगी। और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो रिलायंस एक और विचित्र पैटर्न बना रहा है। हिसाब से अभी तक का ये जो पैटर्न कंप्लीट हुआ है, रिलायंस में 3100 की चाल शुरू हो चुकी है। एक तरफ देखें तो ऐसा पैटर्न दिखता है, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत ब्रीफ हमारी वार्ता टीवी पर ऑफ कोर्स रखनी पड़ेगी। पर अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ कहना कि 3100 की चाल आ गई है तभी उचित होगा जब 2660 क्रॉस करे। बिल्कुल संभव है कि 2660 अगर चला गया, वो भी हम श्योर नहीं, 2538 छूटेगा तो 2660, और 2660 आने पर भी हो सकता है कि रिलायंस वापस 2300 आ जाए। जैसे बड़े टुकड़े टुकड़े में खेलिए। ये एक अलबेली सी चार्ट है इस वक्त, और एक रिलायंस बाकी सब पर भारी, तो वही हो रहा है। रिलायंस की बढ़त में बहुत से बाकी स्टॉक्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न स्ट्रॉन्गर होकर मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज ICICI बैंक ने बिल्कुल पूरा बेरिश होल्ड लाइन, बेरिश इनगल्विंग कैंडल बना दिया। वैसे और भी बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जहां पे हेवी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जबकि मोर्चा को रिलायंस ने संभाला हुआ है।
जी रिलायंस पर अपने अपना आउटलुक बताया, लेकिन एचडीएफसी ट्विंस की भी बात करनी चाहिए क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं बाजार को पूरी तरह से संभालने का काम और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। ऑफ कोर्स ये 3 स्टॉक्स है जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। एचडीएफसी ट्विंस की मजबूती कैसे देखी जाए, यहाँ से और ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर लेवल्स बिल्ड होते हुए दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक इस वक्त हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ये देखिए, अगर मैं आपसे एचडीएफसी अगर मैं आपको ये एचडीएफसी बैंक की चार्ट मेरे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हो, तो क्या हुआ? कल ये लार्ज गैप अप से खुला नीचे बंद हो गया, आज बड़े लार्ज गैप अप से खुला नीचे बंद हो गया, और ये पैटर्न वही एबीसी पैटर्न है। तो मुझे तो एचडीएफसी बैंक की चार्ट में कहीं तेजी नहीं दिख रही। वो घंटे 2 घंटे के लिए उछलता सा नजर आता है स्टॉक, तो अलग अलग टाइम फ्रेम पर ऑब्जर्वर को अलग अलग चीज नजर आती है। पर मैं लार्जर पिक्चर को अगर सभी टाइम फ्रेम्स को जोड़ के देखूं तो मुझे कुछ बोलने में, सोचने में, और जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल फ्री बाकी सौदों से तो इस पर भी सौदा करने में कोई संकोच नहीं होगा कि 1490 के ऊपर जाए बिना एचडीएफसी बैंक साल के न्यूनतम स्तर पर वापस आ जाए। मुझे तो दिवाली के बाद कोई भी शेयर छूटा नहीं रहेगा, ऐसा अभी चित्र दिखता है। देखिए, दिवाली उत्सव का एक अलग ही महत्व है, हम सबको उसको बड़ी खुशी से मनाना है, पर जो बाजार में दिखता है वो देखना भी जरूरी है और वो करना भी जरूरी है। और इसीलिए सबको कह रहा हूं कि बच के रहिए, दिवाली में मजे लेने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा मुनाफा वही लगता है कि दिवाली आनंद से मना लीजिए, बाजार में जहां मुनाफा मिल रहा है लेके पैसा उठो साइड में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। दिवाली के दिन आपसे मुलाकात होगी और कुछ आपसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, धमाका स्टॉक्स, पटाखा स्टॉक्स आप लेके आएंगे हमारे दर्शकों के लिए, ऐसी हमें उम्मीद है। और शॉर्टिंग आइडियाज़ भी, क्यों नहीं, हमारे तो व्यूअर्स शॉर्ट भी करते हैं, राइट? बिल्कुल, और क्यों ना करें, कब चले हुए, पके हुए और एग्जॉस्टेड वाले स्टॉक्स को शॉर्ट भी करना चाहिए।